जय हिंद। आज हम लोग बिहार पुलिस की सेट प्रैक्टिस को रेगुलर करते हुए चलेंगे और आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर के आए हैं, 15-16 क्वेश्चन के आसपास में है। क्योंकि आज से हम लोग सोचे हैं क्या ना कि थोड़ा सा पहले से लिखा हुआ रहेगा ना तो थोड़ा कम समय लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको समझा सकेंगे, जिसके वजह से है ना कि लिखने का पहले ही प्रयास किए हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पे। टाइम को देखते हुए कहीं टाइम कम से कम दें हम आप लोग के, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इन्हें कि यहाँ ज़्यादा लंबा वीडियो वगैरह हो जाए और उससे कोई अच्छी नहीं है। ठीक है दोस्तों, है ना, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन अच्छी नहीं एडिट नहीं हो पाया है दोस्तों। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन पहला क्या रहा क्या कि निम्नलिखित में से किस सागर की लवणता सबसे अधिक है? ये कौन सागर का लवणता सबसे अधिक है? ऑप्शन ए आपको दे रखा है अटलांटिक महासागर, बी में प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी में हिंद महासागर और ऑप्शन डी में आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर बतलाने का प्रयास कीजिएगा और इससे जुड़ा हुआ हम बहुत सा क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिखेंगे, है ना, पढ़ेंगे, याद करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, है ना, किसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर। अब कुछ इससे हम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अटलांटिक महासागर में क्या है। अटलांटिक महासागर में सागर सो, है ना, अटलांटिक महासागर में एक सागर है सागर सो, सागर में लवणता सबसे अधिक होती है। यानी कि अटलांटिक महासागर तो होती है, लेकिन अटलांटिक महासागर में कहाँ होती है तो सागर सो महासागर में, है ना, सागर सो सागर में लवणता सबसे अधिक होती है। अगर देखा जाए कि विश्व में सबसे अधिक लवणता कहाँ पाया जाता है तो बांध झील में, है ना, विश्व में सबसे अधिक लवणता कहाँ पाया जाएगा तो बांध झील में पाया जाएगा। और बांध झील है कहाँ दोस्तों? तुर्की में। पूछेगा कि बांध झील कहाँ है तो तुर्की में। सबसे अधिक लवणता कहाँ पाया जाएगा तो बांध झील में, और बांध झील है कहाँ? तुर्की में। कितना प्रतिशत लवणता है तो 330%। लेकिन हम लोग मृत सागर को कहाँ छोड़ देंगे, है ना। देखेंगे कि आखिर मृत सागर में कितना लवणता है। देखिए मृत सागर में जो आपका लवणता है वो जा करके 238%, है ना। बोलेगा कि मृत सागर में कितना लवणता है तो 238%। अगर सबसे अधिक लवणता बोलेगा, है ना, जाकर कहाँ है ना तो बांध झील में है, और बांध झील कहाँ है? तुर्की में। ठीक है, और आगे देखेंगे हम लोग इससे और जुड़ा हुआ क्वेश्चन, है ना। देखिए 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, है ना, 20 डिग्री से ग्लोब में देखिएगा, है ना, लिखा होगा 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 10 डिग्री के से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, है ना, इसके बीच में जाकर के लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। कहेगा कितना से कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है तो 20 डिग्री से, है ना, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी, है ना, अक्षांश में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। उसके बीच में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। एक क्वेश्चन समझ में आई आप लोग, है ना, क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? भारत के सबसे लंबी सीमा, है ना, किस देश के साथ है ना, किस देश के साथ है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत जो स्थल मार्ग से, है ना, 7 देशों के साथ सीमा बनाती है। कितना देश के साथ सीमा बनाती है? 7 देश के साथ सीमा बनाती है। ऑप्शन में इसमें है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। इसका राइट आंसर आप बतलाने का प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना, बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। इसके लिए हम ट्रिक लेकर के आए हैं कि आखिर, है ना, भारत के 7 देश कौन कौन है ना, जो स्थल मार्ग से सीमा बनाते हैं, है ना। तो उसके लिए ट्रिक है करके दोस्तों, है ना, ट्रिक है ना, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। तो बा से बांग्लादेश, है ना, चा से चीन, है ना, पा से पाकिस्तान, है ना से नेपाल,
है ना, मे को साइलेंट कर देंगे, है ना, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। इतना जाकर के 7 देश से 7 देश समझ में आया, है ना। बांग्लादेश, है ना, सबसे नंबर 1 पे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान के बाद हम लोग देखेंगे जाकर के, है ना, जाकर पाकिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान, भूटान के बाद अफगानिस्तान, है ना। 7 देश है। और देखिए बांग्लादेश जो है वो जाकर के 4096 किलोमीटर सीमा बनाती है ना। फिर पाकिस्तान जो है ना, जाकर दूसरा चीन जो है वो जाकर के 3488 किलोमीटर सीमा बनाती है। पाकिस्तान जो है वो 3323 किलोमीटर सीमा बनाती है ना। नेपाल जो है वो 1751 किलोमीटर सीमा बनाती है। म्यांमार 1734 किलोमीटर सीमा बनाती है, 1643 किलोमीटर, सॉरी, है ना। और जो अफगानिस्तान जो है वो जाकर के 106 किलोमीटर सीमा बनाती है। और आपको कमेंट बॉक्स में, है ना, कमेंट करके बतलाना है कि आखिर आप बताइएगा, है ना, कि जो भूटान जो है ना, वो कितना किलोमीटर भारत के साथ सीमा बनाती है। ये आपको कमेंट बॉक्स में, है ना, कमेंट करके बतलाना है दोस्तों, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो बोलिए, है ना। तो हम लोग चलते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कि वेवनाड झील किस राज्य में स्थित है। वेवनाड झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में उड़ीसा, ऑप्शन बी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में केरल, ऑप्शन डी में कर्नाटक। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, वेवनाड झील। देखिए विषय क्वेश्चन, वेवनाड झील है कहाँ, केरल में। सबसे लंबा झील है ना, कहेगा कि सबसे लंबा झील कौन है, तो वेवनाड झील है ना। फिर आपको, है ना, 21 प्रकार का झील है ना। लैगून झील है, यानी कि नमकीन झील है ना। कहाँ पे है, तो कोचीन बंदरगाह के पास है। कहाँ पे है, कोचीन बंदरगाह के पास है। और कैसा झील है, तो प्राकृतिक झील है। कैसा झील है, प्राकृतिक झील। 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम, है ना। जो जाकर के पश्चिमी घाट, है ना, पश्चिमी घाट की ओर जो पाया जाता है वो जाकर के प्राकृतिक, और पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर प्राकृतिक और पूर्वी तट पर जाकर के कृत्रिम झील पाए जाते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए कि पारादीप बंदरगाह कहाँ, उड़ीसा में है। और उड़ीसा में एक झील है जाकर के चिल्का झील, है ना, चिल्का झील। उड़ीसा कौन सा झील है ना, चिल्का झील है ना। समझिएगा, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। आप बताइए कि बुल्लर झील कहाँ है, बुल्लर झील, बुल्लर झील, बुल्लर झील जो है ना, बुल्लर झील जो है दोस्तों, है ना, वो जाकर जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है ना। फिर जाकर के सांभर झील जो है, सांभर झील जो है ना, वो जाकर के राजस्थान में है ना। सांभर झील जो है वो राजस्थान में है। और आपको जो बुल्लर झील है वो मीठा पानी का सबसे बड़ा झील है। और जो सांभर झील जो है वो खारा पानी का सबसे बड़ा झील है ना। कहाँ, राजस्थान में, है ना। चिल्का झील भी है जाकर के खारा पानी का झील है, कहाँ, उड़ीसा में। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं, है ना, सिवाय, है ना, किसके सिवाय, है ना, सब सही हैं। यानी कि एक में गलती होगा, बाकी सब के सब क्या होगा, सही होगा। या अमरकंटक के निकट से निकलती है ना, राइट आंसर है। और नर्मदा जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के निकट से निकलती है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है ना। ये राइट में है दोस्तों, ये क्या है, राइट नहीं है ना। फिर देखिए मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से है ना बहती है, ये राइट आंसर है ना, राइट है इसमें, है ना। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया, ये भी सही है। यानी कि अगर गलती कौन है ना, तो ऑप्शन बी गलती, यानी कि ये क्या होगा आपको, राइट। कहे कि इसके सिवाय, है ना, तो आपको राइट आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर बी। कहे कि 3 को सही, तो गलती वाला पहचानने के लिए बोला है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। लेकिन अगर हम देखें महाबलेश्वर मंदिर है कहाँ, तो महाबलेश्वर मंदिर जो है वो उज्जैन में है। कहाँ, उज्जैन में है। किस नदी किनारे है, तो क्षिप्रा नदी किनारे
है ना। बद्रीनाथ कहाँ है ना, बद्रीनाथ किस नदी किनारे है, तो अलकनंदा नदी किनारे है। गुवाहाटी किस नदी किनारे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। डिब्रूगढ़ किस नदी किनारे है ना, तो ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। जमशेदपुर किस नदी किनारे है ना, खरकाई और स्वर्णरेखा नदी किनारे है। हैदराबाद किस नदी किनारे है, तो मूसी नदी किनारे है। सूरत किस नदी किनारे है ना, तो ताप्ती नदी के किनारे। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब यहां देखेंगे कि थोड़ा सा कि जो नर्मदा नदी है ना, यानी कि यहीं पे देख लेंगे हम लोग है ना, कि जो नर्मदा नदी जो है ना, जो नर्मदा नदी जो है ना, कहाँ गिरती है। नर्मदा नदी गिरती कहाँ है, अरब सागर में, अरब सागर में। और एक और नदी जाकर के ताप्ती नदी जो है ये भी जाकर के गिरती है, जाकर के कहा दोस्तों, अरब सागर में। और ये दो भारत के ऐसे नदियां जो हैं है ना, ये जाकर के एक च्यूरी यानी कि जवार नद का निर्माण करते हैं, है ना, जवार नद का निर्माण करते हैं। यानी कि जो है ना पश्चिमी तट पर बहने वाली गिरने वाली नदियां, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां, वो ज्वार नद का निर्माण करते हैं। और जो जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, वो जाकर के डेल्टा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, डेल्टा का निर्माण करते हैं। आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरबन डेल्टा, है ना। सबसे बड़ा डेल्टा कौन है दोस्तों, है ना, सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है ना। सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है। ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में जाकर के कर्नाटक, ऑप्शन सी में है ना तमिलनाडु, ऑप्शन डी में केरल। इसका राइट आंसर बतलाने का प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों है ना ऑप्शन नंबर बी, है ना। सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ किया जाता है, कर्नाटक में किया जाता है ना। विश्व में अगर बोलेगा सबसे अधिक तो कहाँ किया जाएगा, ब्राजील में, है ना। विश्व सबसे अधिक कहाँ, ब्राजील में, है ना। वैज्ञानिक नाम क्या है कॉफी के, है ना, कॉफी के वैज्ञानिक नाम क्या है ना, तो कैफिया अरेबिका, कैफिया अरेबिका दिख रहा है ना, कैफिया अरेबिका। इसका वैज्ञानिक नाम जो है दोस्तों वो क्या है, कैफिया अरेबिका नाम है इसका वैज्ञानिक नाम, कैफिया अरेबिका। क्लियर है। और देखें इसका उत्पत्ति कहाँ माना जाता है, तो यमन और इथोपिया के पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है, यमन और इथोपिया के पहाड़ी क्षेत्र में। इसका रसायन क्या है, तो कैफीन है। क्या रसायन है, कैफीन है। ये थोड़ा कड़वा लगता है और क्या है, अम्लीय है। ये कड़वा लगता है और अम्लीय है। आपको पता होना चाहिए कि ब्राजील में कॉफी के जो बागान होता है ना, बागान जो होता है, बागान है ना, इसको फैजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैजेंडा। क्या बोलते हैं, फैजेंडा। कहेगा है ना कि ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है, फैजेंडा कहा जाता है। ये सब नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है। मैंग्रोव वन ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में कंटीली झाड़ी, ऑप्शन सी में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, है ना। ऑप्शन डी में है ना उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, है ना। यानी कि अब देखिए इसका राइट आंसर बतलाने का प्रयास कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों है ना उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, है ना। उष्णकटिबंधीय शुष्क है ना पतझड़ वन पाए जाते हैं। और ये वन में है ना कैसा वृक्ष पाए जाते हैं, तो साल के वृक्ष, सागमान, शीशम, चंदन, बरगद, आम, कटहल, ये सब वृक्ष जाकर के उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में पाए जाते हैं। और भारत में है ना कौन कौन राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं, अगर देखा जाए तो भारत में देखा जाए है ना सबसे अधिक मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, है ना। विश्व में देखा जाए कि सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में पाए जाते हैं। और कहाँ, उसके बाद चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, जापान, ये सब जगह पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, है ना। आप समझिएगा, है ना। तो सबसे है ना सबसे अधिक जाकर के है ना भारत में विद्यमान है किस प्रकार का वन है ना, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन विद्यमान है ना। क्लियर है ना। कौन कौन वृक्ष आ जाते हैं अगर हमें आपको बताएं, साल, सागमान, शीशम, है ना, चंदन, बरगद, आम, कटहल, है ना। भारत सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, यूपी में पाए जाते हैं, बिहार में, है ना। ये सब आपको बतलाएं, है ना, नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कि किस संविधान संशोधन में एक, है ना, निम्न संविधान संशोधन में, है ना, किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया गया है ना, दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया गया है ना, आपको बताना है ना, कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन, बी में, है ना, जाके 71वां संविधान संशोधन, सी में 69वां संविधान संशोधन, और डी में, है ना, है ना, जाके 7वां संविधान संशोधन, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। देखिए 69वां संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, कब हुआ था, 1991 में, और दिल्ली को कब बनाया गया था, नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया गया था, दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया गया था। और इसी के तहत जाकर के अनुच्छेद 239 के का के अंतर्गत अंतर स्थापित करके दिल्ली के संबंध में, है ना, विशेष उपबंध दिया गया था, और दिल्ली के नाम बदल करके दिल्ली से कर दिया गया था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, है ना, दिल्ली से नाम बदल के क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया था। और इसी संविधान संशोधन के तहत, है ना, तहत जाकर के, है ना, विधानमंडल की स्थापना किया गया था। और विधानमंडल में जान ही रहे हैं कि विधानसभा होता है, विधानमंडल क्या होता है, विधानसभा, है ना, जाकर के विधानसभा होता है, तो विधान परिषद होते हैं, है ना। लेकिन विधान परिषद को उपबंध वहाँ पे दिल्ली में नहीं है ना, और राज्य में है ना। जाकर के जो विधान परिषद है वो लगभग भारत के 6 राज्यों में है ना। सबसे अधिक जाकर के अगर विधान परिषद की सीट देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है और 99 है ना। और अगर बिहार विधान परिषद की सीट देखा जाए तो 75 है, कर्नाटक में देखा जाए तो 75 है ना। आंध्र प्रदेश जाकर के आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो 45 है ना। तेलंगाना देखा जाए तो 40 है ना। महाराष्ट्र में देखा जाए, है ना, तो 78 है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है ना। तो देखिए, है ना, विधान परिषद की व्यवस्था किया गया था, है ना। और संविधान संशोधन जाकर के संविधान संशोधन के तहत, है ना, यानी कि संविधान संशोधन जो भाग कितना वर्णन है, 20 में है, अनुच्छेद कितना वर्णन है, 368 वर्णन है। लेकिन 17वां, है ना, 17वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में दिल्ली और कहा पुदुचेरी, है ना, दिल्ली और कहा पुदुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में, है ना, भाग लेने का अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी लोग क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। अब आपको बता, देखिए यहाँ पर क्या कि राष्ट्रपति के चुनाव में, हाँ, कौन कौन भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में आखिर भाग कौन कौन लेते हैं, वो बात को हम लोग को समझना है ना। कि देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव में जो भाग लेते हैं दोस्तों, है ना, चुनाव में जो भाग लेते हैं वो भाग लेते हैं जाकर के लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, है ना। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जब भी भाग लेंगे तो निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, हाँ। भाग कितने व्यक्ति नहीं लेते हैं, है ना। तो देखिए कि लोकसभा के जाकर के 2 गो और राज्यसभा के जाकर के 12 गो, ये जाकर 14 व्यक्ति जाकर के भाग नहीं लेते हैं। पूछा कि लोकसभा कितना व्यक्ति भाग नहीं लेता है, 2 व्यक्ति भाग नहीं लेता है, और राज्यसभा कितना व्यक्ति भाग नहीं लेता है, तो 12 व्यक्ति भाग नहीं लेता है। ये टोटल मिला के 14 व्यक्ति भाग नहीं लेता, क्योंकि ये व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, जिसके वजह से भाग नहीं लेते। क्लियर है ना। और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद है नहीं, है ना। और फिर इसका चुनाव किस प्रक्रिया पर होता है, प्रक्रिया, है ना। प्रक्रिया अगर देखा जाए, प्रक्रिया देखा जाए तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, है ना। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के आधार पर इनका क्या होता है, चुनाव होता है। कौन कौन भाग लेते हो हम आपको बता चुके हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कि माप तौल की व्यवस्था प्रणाली किस देश की देन है ना। तो माप तौल की व्यवस्था प्रणाली है ना, आपको ऑप्शन ए में ब्रिटेन, ऑप्शन बी में जर्मनी, ऑप्शन सी में है ना चीन, ऑप्शन डी में है ना फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है ना। माप तौल की दशमलव प्रणाली किसका देन है, फ्रांस का देन है। फ्रांस की क्रांति के समय है ना कौन सा मुद्रा था, तो लिब्रे मुद्रा था। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो 1789 से हुआ था। उसे फ्रांस के शासक कौन थे, तो लुई 16वां थे। कौन थे दोस्तों, है ना लुई 16वां थे है ना। कैसा व्यवस्था था, समांती व्यवस्था था। और 14 जुलाई है ना वो राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बताइए आप, फ्रांस की जो राजधानी है वो जाकर राजधानी कहाँ है दोस्तों, है ना फ्रांस की जो राजधानी है वो राजधानी जाकर के, राजधानी जो है वो कहाँ जाकर के पेरिस है। पेरिस है। और पेरिस किस नदी किनारे है, नदी अगर देखा जाए तो सीन नदी किनारे है ना, सीन नदी के किनारे। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प है ना प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देशिका के आधार पर है। जो भारत के संविधान के किस पर आधारित है, उद्देशिका के आधार पर है। तो भीमराव अम्बेडकर ऑप्शन ए में, बी में राजेंद्र प्रसाद, सी में है ना जाकर के आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी में पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा जाके पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए 13 दिसंबर को देखिए संविधान सभा के जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर को होती है। और 9 दिसंबर की बैठक में जाकर के है ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है ना। लेकिन ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को फिर बैठक होती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को है ना अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया जाता है। और ठीक 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर को है ना फिर बैठक होती है, तीसरा बैठक होती है संविधान सभा का। और उस दिन है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव को क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। उद्देश्य का प्रस्ताव को क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। किसके द्वारा, तो नेहरू के द्वारा। और इसका जो स्वीकारा जाता है वो जाकर के 22 जनवरी 1947 को कहेगा कि उद्देश्य का प्रस्ताव को है ना कब स्वीकारा गया, है ना कब स्वीकारा गया, तो 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 को है ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, भीमराव अम्बेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना। राष्ट्र संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो जाकर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो आपको बताना है ना, नहीं सुनिए है ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के सरदार की उपाधि कौन दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिए थे है ना। किसकी ओर से, है ना, तो बारदौली के है ना, बारदौली के महिलाओं की ओर से है ना, बारदौली के महिलाओं की ओर से जाकर के है ना महात्मा गांधी ने है ना जाकर के है ना सरदार की उपाधि दिए थे। नेक्स्ट चलते हम लोग। भाई वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगी, क्योंकि पहले से लिखा हुआ है, सिर्फ आज हमको क्या करना है, समझाना है ना। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने की संभावना है। देखिएगा किससे, है ना। जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है। ऑप्शन ए में सशस्त्र केंद्र के साथ संघ का विचार, है ना। फिर जाकर के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, आपातकालीन प्रक्रिया शक्तियां, और राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबन कर सकता है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति मौलिक अधिकार के समय है ना, मौलिक अधिकार राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान है ना मौलिक अधिकार को क्या कर सकता है, निलंबन कर सकता है। देखिए आपातकाल, अगर 352 की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल होगा, है ना। राष्ट्रीय आपातकाल होगा। 356 की बात करें, राष्ट्रपति शासन होगा।
राष्ट्रपति शासन होगा। और 360 की बात करें, है ना, तो वित्तीय 360 में वित्तीय आपातकाल होगा, आपातकाल होगा, है ना। कौन सा आपातकाल होगा? तो वित्तीय आपातकाल होगा, है ना। क्लियर दोस्तों, है ना। ये आपातकाल जाकर के लाया गया है, जाके कहाँ से? तो जर्मनी के संविधान से लाया गया है ना। अब जर्मनी के वाइमर संविधान से, है ना, जाकर के आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबन करने का अधिकार है। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार है वो मूल संविधान में कितना था? 6 था, 7 था, सॉरी 7 था। और वर्तमान में अगर देखा जाए आपातकाल, वर्तमान में अगर आपातकाल देखा जाए तो कितना है? 6, है ना। कितना है दोस्तों? 6। यानी संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये जाकर के इसे अनुच्छेद 300 में रखा गया है। ठीक है, देखें फिर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, फिर लिखेंगे। बस जितना लिखा रहे हैं दोस्तों वो आप लिखने का प्रयास कीजिए, है ना। और जाके एग्जाम के पहले तक के हम लगभग सिलेबस सबको कंप्लीट करते हुए करा सकते हैं, है ना। भरोसा रखिए, है ना। देखिए यहाँ पर, है ना, गणतांत्रिक प्रणाली कहाँ से लाया गया? फ्रांस से लाया गया। राष्ट्रपति का राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ से लाया गया? जर्मनी से लाया गया। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया? अमेरिका से लाया गया। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया? ब्रिटेन से लाया गया। एकल नागरिकता की बात कहाँ से किया गया, है ना? तो ब्रिटेन से बात किया गया। लेकिन मौलिक अधिकार कहाँ से लाया गया? तो अभी जाकर के अमेरिका के संविधान से लाया गया। मौलिक अधिकार भी जाकर के अमेरिका के संविधान से लाया गया। ठीक है, ये सारे बात को आपको समझना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना। किस सभा का अध्यक्ष इसका सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए में राज्यसभा का, ऑप्शन बी में लोकसभा का, ऑप्शन सी में विधानसभा का, ऑप्शन डी में विधान परिषद का। इसका राइट आंसर आप बताने का प्रयास कीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा का, है ना, उसका अध्यक्ष जाकर के उसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। अस्थायी जाकर के, है ना, राज्यसभा जो है ना दोस्तों एक प्रकार का अस्थायी सदन है, इसलिए इसको भाग नहीं किया जा सकता। इसका आयु जो होता है ना, आयु सदस्य का जो आयु है ना, सदस्य का आयु जो होता है वो 30 वर्ष होता है। कितना होता है दोस्तों? 30 वर्ष होता है। अब जाकर के अगर देखा जाए कि ये जाकर के एक सदस्य जब चुन करके जाते हैं तो कितना कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष होता है। लेकिन लोकसभा को बताइएगा आप कि लोकसभा कार्यकाल कितना होता है। नेक्स्ट पर है अगर हम बात यहाँ पे देखें, है ना, कि 89वां संविधान संशोधन सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है। यानी कि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है 89वां संविधान संशोधन के द्वारा। उपराष्ट्रपति का महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति रिक्तता में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। यानी कि इसका जो मुख्य काम जो है ना कि राष्ट्रपति का रिक्तता होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। इसके लिए जाकर के उपराष्ट्रपति के पद को लाया गया है और उपराष्ट्रपति के पद है। ठीक है, ये जाकर के सभापति के लिए नहीं, लेकिन बैठे रहते हैं, है ना, तो सभापति के रूप में जाकर के नियुक्त हो जाते हैं और सभापति के रूप में नियुक्त होते हैं, है ना। संविधान में अधिकार है, अगर जिस प्रकार से राष्ट्रपति किसी कारणवश पद रिक्त हो जाता है तो तुरंत सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को क्या करेंगे? सुशोभित करेंगे, संभालेंगे। ठीक है दोस्तों, समझे बात को, है ना। तो बात समझते रहना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्य उधारी को नियमित करता है ना। विदेशी वाणिज्य उधारी को यह क्या करती है? नियमित करती है ना। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना, राइट आंसर होगा जाकर के ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, इसका स्थापना जो होता है, स्थापना जो हुआ है जाकर के 1935 में हुआ है। और राष्ट्रीय
राष्ट्रीयकरण जो किया गया है वो जाकर के 1949 में किया गया। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में किया गया। फिर देखिए शेयर बाजार के क्षेत्र का सर्वोच्च संस्था जो है वो कौन है? सेबी है। और सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988 किया गया। फिर अगर देखें कि बीमा बाजार का नियमन कौन करता है? तो झारडा करता। कौन करता है? झारडा। और झारडा एक्ट कब आया था? 1999 में आया था। बीमा क्षेत्र का शीर्ष संस्था है। बोले बीमा क्षेत्र का शीर्ष संस्था कौन है ना? तो झारडा है। अगर देखा जाए बीमा क्षेत्र का, अगर शेयर बाजार का बोलेगा है ना, शेयर बाजार का अगर बोलेगा तो सेबी है ना। और बैंकों का सर्वोच्च संस्था जो है, जितने भी बैंक है उसका सर्वोच्च संस्था आरबीआई है। और जाकर के अगर बोले बीमा बैंक का है ना तो झारडा है जाकर के है ना। बीमा सुधार के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम क्या है? मल्होत्रा समिति। कौन समिति है दोस्तों? मल्होत्रा समिति। नेक्स्ट देखेंगे है ना, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जाकर के, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या है ना, कह रहा है क्या देखिएगा है ना कि कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है ना। कौन करता है? तो योजना आयोग ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में राष्ट्रीय किसान आयोग। ऑप्शन सी में राष्ट्रीय खाद्य निगम आयोग है ना। ऑप्शन डी में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है ना। तो राइट आंसर आपको होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। योजना आयोग का जो गठन किया गया था है ना, योजना आयोग का गठन किया गया था मार्च 1950 में। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? मार्च 1950 में किया गया था जाकर के है ना, मार्च 1950 में। और जाकर के योजना आयोग के नाम बदल करके है ना करके है ना रखा गया है नाम। अब जाकर के नीति आयोग नाम रखा गया है। योजना आयोग के नाम बदल कर रखा गया, नीति आयोग नाम रखा गया है ना। पहली पंचवर्षीय योजना जो चला था 1951-56, दूसरी जाकर के 56 से है ना जाकर के 61, और तीसरी 61 से जाकर के है ना 66, 5 वर्ष के लिए योजना आती थी है ना। अगर देखा जाए इससे अगर संबंधित है ना, तो कृषि लागत और समर्थन मूल्य है ना प्रत्येक वर्ष खरीफ फसल और रबी फसल का 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या करती है ना, घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का घोषणा करती है। कृषि कीमत आयोग का गठन जो हुआ था 1965 में। कृषि कीमत आयोग का गठन का हुआ था 1965 में। इसका नाम बदल करके क्या रखा गया? कृषि लागत मूल्य आयोग। कृषि लागत मूल आयोग नाम रखा गया। ये कब रखा गया? तो 1985 में। कब रखा गया? 1985 में। राष्ट्रीय किसान आयोग है ना कब बना था जाकर के? 2004 में स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय है ना खाद्य निगम आयोग का स्थापना 1965 में। राष्ट्रीय खाद्य निगम आयोग का भी स्थापना 1985 में किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है ना। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने है ना? ऑप्शन ए में है ना अजीत कुमार मोहंती। ऑप्शन बी में है ना सुंदरमन राममूर्ति। ऑप्शन सी में अतुल कुमार गोयल। ऑप्शन डी में कांदिकुल्पा श्रीकांत। तो राइट आंसर जो होगा इसका दोस्तों है ना अजीत कुमार मोहंती है ना। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती बने हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के है ना यही थे जाकर के है ना। कौन है? तो जाकर के अजीत कुमार मोहंती है ना परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव के रूप में तथा परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में जाकर के नियुक्त हुए हैं। ये दो पोस्ट पर जाकर क्या हुए हैं? नियुक्त हुए हैं है ना। ये बात आपको समझिए। नेक्स्ट अगर बात करें अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है ना? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को बढ़ाना, स्वदेशी मुद्रा के है ना बदलने की नई मुद्रा जारी करना। उपयुक्त में से है ना कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप बतलाने का प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों है ना कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को क्या करना? घटाना। वो क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। देखिए अपने देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा के तुलना में मूल्य का घटाना क्या कहलाता? अवमूल्यन कहलाता। उद्देश्य क्या होता है कि निर्यात को बढ़ाना और आयात को घटाना। निर्यात को क्या करना? बढ़ाना और आयात को घटाना है ना। भारत में मुद्रा का मूल्यन कब हुआ? 1949 में, 1966 में और 1991 में है ना। मुद्रा का विमुद्रीकरण कब हुआ है ना? बंद कब हुआ? 1946 में,
1978 में, 2016 में। आज ये जा करके आपका लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, है ना। फिर देखेंगे हम लोग कल, है ना। पहले क्वेश्चन लिख करके लाएंगे ताकि आपको टाइम कम से कम लगे। ठीक है, जय हिंद।